अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। बायोस्टैटिस्टिक्स का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम नॉर्मली अनोवा के टॉपिक से जानते हैं। तो आज हम अनोवा को डिस्कस करेंगे। अनोवा में हम देखेंगे कि अनोवा क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी हम यहाँ पर मेजर दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसमें इन्वॉल्व जो स्टेप्स होंगे अनोवा परफॉर्म करने में, अनोवा का जो प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल वर्क होता है उसको परफॉर्म करते वक्त हम किन किन स्टेप्स को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा अपना आज का जो टॉपिक है अनोवा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अनोवा। अनोवा असल में एक ऐसा मेथड होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, जिसमें हम जो वेरिएंस होता है, चूँकि ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसमें हम वेरिएंस को एनालाइज करना होता है। तो टोटल वेरिएंस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस को। यहाँ पर यही बताया गया है कि वेरिएंस जो होता है, जितना टोटल वेरिएशन होती है ऑब्जर्वेशन में, उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको सर रोनाल्ड ए फिशर जो थे, उन्होंने 1920s में इसको डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, रोनाल्ड आर ए फिशर के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसकी टाइप्स देख लेते हैं। दो टाइप्स हैं इसकी, जो हमने कहा था कि दो टाइप्स हैं इसमें। एक वन वे अनोवा होता है और एक टू वे अनोवा। ये दो मेजर टाइप्स हैं इसकी। वन वे अनोवा का मतलब क्या है, टू वे अनोवा का मतलब क्या है, बारी बारी देख लेंगे सिर्फ इनकी डेफिनेशंस को, फिर आगे हम इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल परफॉर्म करेंगे, इसके स्टेप्स को देखेंगे। वन वे अनोवा जो है यहाँ पर इसमें बेसिकली तीन या तीन से ज़्यादा जो ग्रुप्स होते हैं, या जिनको हम सैम्पल्स कह सकते हैं, उनके दरमियान में, उनके मीन्स के दरमियान में सिग्निफिकेंट डिफरेंस को देखने के लिए कि आया तीन ग्रुप्स या तीन से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं उनके मीन्स में वाज़ेह डिफरेंस मौजूद है कि नहीं है। ठीक है जी। यानी कि मिनिमम हमने तीन ग्रुप्स लेने होते हैं, तीन से कम नहीं ले सकते। तीन ग्रुप्स लेंगे, ए फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, ये तीन ग्रुप्स हैं। इन तीनों का मीन निकाल कर फिर उनके दरमियान में हम देखेंगे कि इनका दरमियान में डिफरेंस है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो वन वे अनोवा ये होता है। बेसिकली टू वे अनोवा भी इसी तरह का ही है, लेकिन डिफरेंस उनमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का आता है। वन वे अनोवा में हमने सिर्फ एक चीज़ का, जिसको हम फैक्टर या वेरिएबल कहते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स को देखना होता है, उसकी वेरिएबिलिटी को देखना होता है। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होगा इसमें। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनिज़म के ऊपर, उसकी ग्रोथ को चेक करना होता है, या किसी डिज़ीज़ की रिकवरी के बारे में देखना होता है, या किसी मेडिसिन के जो है ना वो हम असरात को देखना चाहते हैं कि किसी पेशेंट के ऊपर, ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के ऊपर। तो अगर हम सिर्फ एक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक मेडिसिन या एक फूड एडिटिव का इस्तेमाल करके हम उनके इफ़ेक्ट्स को देखना चाहेंगे, तो ये वन वे अनोवा, जिसमें हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मेडिसिन है या फूड एडिटिव है उसको असरात को देखेंगे, इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, तो दिस इज़ वन वे अनोवा। ठीक है जी। तो टू वे अनोवा क्या होता है। टू वे अनोवा भी सेम वैसा ही, इसको भी होता है कि इसमें भी हम तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स का डाटा जो है उसमें उनके दरमियान में कंपैरिजन किया जाता है, उनके दरमियान में डिफरेंस को देखा जाता है कि आया डिफरेंस है कि नहीं है, और क्या अगर है तो वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो फिर इसका वन वे अनोवा से डिफरेंस क्या है। इसका वन वे अनोवा से डिफरेंस ये है कि टू वे अनोवा में हम दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिछली मैंने एग्जांपल दी, अगर हम वन वे अनोवा में का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल, जैसे कि मैंने कहा अगर कोई एक फूड एडिटिव है उसके ग्रोथ के ऊपर या किसी और चीज़ का इफेक्ट देखना चाहेंगे, या पेशेंट्स के ग्रुप्स के ऊपर हम किसी एक मेडिसिन का इफेक्ट्स देखना चाहेंगे, तो वो वन वे अनोवा। यहाँ पर क्या है कि हम फूड का इफेक्ट देखना चाहते हैं और साथ में एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना चाहते हैं, या किसी और विटामिन का इफेक्ट देखना चाहते हैं फूड एडिटिव के साथ साथ। तो ये दो फैक्टर चूँकि होगा, एक फूड हो गया और एक विटामिन हो गया, तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनते हैं। इस यहाँ पर ये जब दो इकट्ठे वेरिएबल्स आप इस्तेमाल करें, उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहेंगे, तो ये टू वे अनोवा में आ जाएगा।
तो यहाँ इसके बाद हम इसके जो स्टेप्स होंगे एनोवा के अंदर, हम स्टेप्स को यूज़ करेंगे। उन स्टेप्स का यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। ये देख सकते हैं आप, स्टेप्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। सबसे पहला हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा कि हमने क्या करना होता है कि हाइपोथेसिस देना, किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट के स्टेट्स के अंदर हम किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसमें वेरिएंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने उसके हाइपोथेसिस ज़रूर देना होता है। नेक्स्ट उसका जो हमारा एनोवा का स्टेप होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ अल्फ़ा है। आपने अल्फ़ा के जो, या इसको हम सिग्निफिकेंट लेवल कह सकते हैं, ठीक है जी। इस लेवल का आपने जो है वैल्यू डिटर्मिन करनी होती है कि आपने कितना अल्फ़ा वैल्यू रखनी है, कितनी ज़्यादा, और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटर्मिन करना है एनोवा के अंदर। और उसके बाद का स्टेप डिसीजन रूल है। डिसीजन रूल हम जाके देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बाद में हमने मेजर टेस्ट परफॉर्म करना है यहाँ पर, यानी कि एनोवा का जो टेस्ट होगा वो परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में जो इन्फ्लुएंस आफ्टर एनोवा की परफॉर्मेंस के बाद जो हमारा आखिरी स्टेप होता है इन्फ्लुएंस आफ्टर एनोवा, या इसको पोस्ट हॉक टेस्ट का नाम दिया जाता है। तो हाइपोथेसिस के लिए हमने सबसे पहले दो हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा कहलाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब होता है हर चीज़ की नफ़ी करना। यानी कि अगर आपने 3 ग्रुप्स लिए हैं, ठीक है जी, 3 ग्रुप्स लिए हैं, तो यानी कि ये ग्रुप 1 का मीन है, ये ग्रुप 2 का मीन है, ये ग्रुप 3 का मीन है। तो दरमियान में आपको देखें कि तीनों के दरमियान में इक्वल साइन नज़र आ रहा है। इक्वल साइन का मतलब यह आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, यू आई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में ग्रुप्स हैं। तो उन सब ग्रुप्स का जो मीन है वो सेम है, एक जैसा है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। इस नल हाइपोथेसिस को एच नॉट या एच ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस कहेगा जी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ ऑल ग्रुप्स। ठीक हो गया, ये नल कहते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस। या यहाँ पर हम क्या नीचे देख सकते हैं लिखा, ऑल सैम्पल मीन्स आर इक्वल। सैम्पल, जितने भी सैम्पल मीन्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दूसरा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट का मतलब इसके अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब कि अगर नल कहता है कि मीन्स आर इक्वल, तो अल्टरनेट कहेगा जी द मीन्स आर नॉट इक्वल। जैसे कि नॉट ऑल ऑफ द मीन्स आर इक्वल, या फिर जो हम कह सकते हैं कि वन सैम्पल जो है उसका कम से कम बाकी सैम्पल से मुख्तलिफ मीन है। मिनिमम, कम से कम, एटलीस्ट कि किसी एक सैम्पल का मीन बाकी तमाम, अगर हम 3 ले रहे हैं तो बाकी दोनों के मीन से एक का मीन जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट हो गया जी अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने डिटरमिन करनी होती है। नॉर्मली हम अपने जो एनोवा का टेस्ट होता है उसमें हम अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो रखते हैं 0.05। इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं। इसको हम ये ज़हन में रखिएगा, हमारे मोस्टली टेस्ट के अंदर, ज़्यादातर टेस्ट में, जितने भी हम आगे टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, एनोवा है, काइस्के टेस्ट है, या टी टेस्ट है, जो भी टेस्ट होंगे उनमें हमने अपना जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा या अल्फ़ा का जो वैल्यू होगी वो 0.05 ही रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम एनोवा के अंदर 2 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे। वो क्यों 2 तरह के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने, जैसे कि आपको याद होगा, डेफिनेशन में हमने कहा था कि नोवा के अंदर या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम टोटल वेरिएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम उस वेरिएंस को, उस वेरिएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसका वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसी वजह से यहाँ पर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी K-1 और एक कहलाएगी N-1। ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और आप आखिर में जब हम इसको एवेल्यूएट करेंगे टेस्ट को, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को ही इस्तेमाल किया गया है। तो के का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ़ सैम्पल या नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, जितने आपने ग्रुप्स का इस्तेमाल किया है। अगर 3 ग्रुप्स का इस्तेमाल किया है तो के 3 होगा, अगर 4 ग्रुप्स का इस्तेमाल किया है तो के 4 होगा। जितने ग्रुप्स होंगे के उतना होगा। के नंबर ऑफ़ सैम्पल्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक A, B, C 3 सैम्पल्स लेता हूँ तो मेरे पास के की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो K-1 का मतलब हो गया 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास पहली क्या आ जाएगी, 2। अगर हम 3 ग्रुप्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम 4 ग्रुप्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 3।
ये ज़हन में रखिएगा। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में से एक माइनस कर देंगे तो बाकी जो होता है वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कहलाएगी। दूसरी है n माइनस के। यहाँ पर n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके तीनों ग्रुप्स के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशंस इस्तेमाल हो रही हैं, आपके फर्स्ट ग्रुप में अगर आपने 10 ऑब्जर्वेशंस यूज़ की हैं, दूसरे ग्रुप में भी 10 की हैं, तीसरे ग्रुप में भी 10 ऑब्जर्वेशंस इस्तेमाल की हैं। ऑब्जर्वेशंस का मतलब जितने इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स पर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं, या जितने इंडिविजुअल्स को आपने अपनी रिसर्च के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल किया है। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि रिसर्च तो या एक्सपेरिमेंट के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं इंडिविजुअल, लेकिन उनके अंदर ऑब्ज़र्व सिर्फ चंद एक किया जाता है जिसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और सैंपल जो है वो कम होते हैं, तो हम ज़्यादातर सैंपल्स के ऊपर ट्रायल लगाते हैं, उनके जो है उनसे ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करते हैं। तो एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास तीनों ग्रुप्स में 10-10 ऑब्जर्वेशन मैंने कैलकुलेट की हैं तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी आ जाएंगी? 30। ओके, मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी? 30। और उनमें से माइनस के कर देना है, यानी कि उनमें से के की वैल्यू को माइनस करेंगे। के आपके पास कितना था? 3 था। ए, बी और सी, 3 ग्रुप्स थे, 3 सैम्पल्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास 30 हैं। अगर 30 हैं तो मैं उनमें से -3 कर दूंगा और पीछे मेरे पास जो बचेगा वो होगा 27। तो सेकंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो क्या होगी? 27 होगी। ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे हमारी जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बनेंगी हम उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ये 3 और 27 वाला जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है एनोवा के अंदर वो होता है डिसीजन रूल का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो अनोवा का टेस्ट होता है ना उसके अंदर से टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम एफ़ की वैल्यू कहते हैं, एफ़ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अनोवा का सारा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो वेरिएंस कैलकुलेशंस के बाद जो एंड वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? एफ़ वैल्यू। ठीक हो गया जी। फिर आपके पास एक एफ़ टेबल होता है, एक एफ़ टेबल या अनोवा टेबल कहलाता है। एफ़ टेबल भी कह सकते हैं, अनोवा टेबल भी कह सकते हैं। वो आपको हर अल्फ़ा फैक्टर के लिए अलग अलग मिलता है। चूँकि हमने अल्फ़ा फैक्टर 0.05 रखा था तो आपने जो एफ़ टेबल होगा उसको 0.05 वाले टेबल में इसकी वैल्यू को देखना है। तो आपके पास 2 एफ़ वैल्यूज़ होंगी, एक आपने जो कैलकुलेट की है नोवा के ज़रिए टेस्ट के ज़रिए और एक वो जो आपने टेबल में से ली है। दोनों वैल्यूज़ को आपने कंपेयर करना होता है और ये एंड पर आपने उनके मुताबिक आपने डिसीजन देना होता है कि अगर आपकी कैलकुलेट की गई वैल्यू एफ़ कैलकुलेट कहलाती है ये जो, कि अगर आपकी कैलकुलेट की गई वैल्यू जिसको हम एफ़ कैलकुलेटेड कहते हैं, अगर वो बड़ी होती है, जैसे ये देख सकते हैं, अगर एफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो बड़ी होती है टेबल की वैल्यू से, जो आप टेबल में देखेंगे यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो वैल्यू आप देखेंगे, इन दो एफ़ वैल्यूज़ को आपने क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी निकल आती है तो क्या करते हैं कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या था? नल हाइपोथेसिस कहता है जी देयर इज़ नो डिफरेंस, या कहता है जी ऑल मीन्स आर इक्वल। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, मिसाल के तौर पर आपने जो कैलकुलेट की, फ़र्ज़ कर ले मैं मिसाल देता हूँ, वो है 5, वो कितनी है? 5, और टेबल की वैल्यू आ जाती है 4। तो अब कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई? कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो गई। तो जब ये वैल्यू बड़ी है तो इस डिसीजन रूल के मुताबिक क्या कहता है जी? नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट होगा, अगर ये वैल्यू छोटी हो जाती है, मसलन अगर ये वैल्यू 4 होती है और टेबल की वैल्यू 5 हो जाती है, तो फिर इस रूल के अपोजिट चला जाएगा, यानी कि नल हाइपोथेसिस फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एक सिंपल सी बात समझ आ गई होगी कि डिसीजन रूल क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। आपने डिसीजन रूल सबसे पहले डिवाइस कर लेना है, यानी कि आपने सबसे पहले ये बता देना है भाई अगर हमारी वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट नहीं की, ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा था 5 और 4 वाली, कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो बड़ी होती है टेबल की वैल्यू से तो तब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ये आपने पहले से ही डिसीजन जो है एक बना लेना है जिसको हम डिसीजन रूल कहते हैं। ये एक रूल है हमारे स्टैट्स के अंदर।
ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। ये है आपका असल टेस्ट, यहाँ पर आपने परफॉर्म करना है, जिसमें हमने कहा था कि हम टोटल वेरिएशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो कितने पार्ट्स उसके बनेंगे जी, ये देखें जी, कैलकुलेट है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना है। टोटल वेरिएशन को आप डिवाइड करते हैं दो वेरिएशन में। एक वेरिएशन होती है अमंग द ट्रीटमेंट्स या बिटवीन द ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स मीन ग्रुप्स। ट्रीटमेंट्स का यहाँ पर मतलब क्या है, ग्रुप्स या सैंपल जिसको हम कह सकते हैं। ग्रुप्स भी कह सकते हैं, सैंपल्स भी कह सकते हैं। और दूसरा वेरिएशन, दूसरा पार्ट वेरिएशन का क्या होगा, वेरिएशन विद इन द ट्रीटमेंट्स या विद इन द सैंपल या विद इन द ग्रुप। ठीक हो गया जी। दो पार्ट्स में हमने टोटल वेरिएशन को डिवाइड करके उनकी इस वेरिएशन को जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएशन आ जाती है सर। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अपने स्टैटिस्टिक्स को, टेस्ट को, जो अनोवा का टेस्ट है उसको दो पार्ट्स में हल करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएशन मालूम करेंगे अमंग द ट्रीटमेंट्स या बिटवीन द ट्रीटमेंट्स, हम ये कैलकुलेट करेंगे। और जब ये वेरिएशन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएशन विद इन द ट्रीटमेंट्स जो है ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें जी, हमारे पास ये पहला स्टेप है जी, कैलकुलेट करनी है हमने वेरिएंस को बिटवीन द सैंपल्स। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने सैंपल्स के दरमियान, जो हमारे तीन सैंपल्स होंगे उनके दरमियान वेरिएशंस को कैलकुलेट करना है। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, विद इन द सैंपल्स को कैलकुलेट करेंगे। विद इन द सैंपल्स और बिटवीन द सैंपल्स का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी हमें परफॉर्मेंस के दौरान समझ आ जाएगी। और हमारा एंड वाला, जो मैं अभी कह रहा था कि हमारी जो एंड वाला होता है, जब हम ये दो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इनकी मदद से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। और हम इस एफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं टेबल की एफ़ वैल्यू के साथ। वो हम आगे जाकर देखेंगे वो टेबल में से हमने कैसे देखना होता है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, बिटवीन द सैंपल्स, कैलकुलेटिंग वेरिएंस बिटवीन द सैंपल। तो इसके ये स्टेप्स हैं जी, बिटवीन द सैंपल्स के दरमियान वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स आते हैं, सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्या करना है, तीनों ग्रुप्स के मीन्स को कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है। अगर आपके पास तीन ग्रुप्स हैं ना, ए है, बी है और सी है, ठीक है जी। ये मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, या हमारे पास तीन जो है वो ग्रुप्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, हम उनको अनोवा में लिखते हैं x1, x1, दूसरा ग्रुप होता है उसको हम लिखते हैं x2, और तीसरा ग्रुप होता है उसको हम लिखते हैं x3। तो ये तीन ग्रुप्स हैं, इन तीनों की जो भी इनके अंदर ऑब्जर्वेशन होंगी, जितना भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, वो हम इन तीनों का क्या कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे। ठीक है जी। इसका मीन, जो x1 का मीन होगा उसको m1 कहेंगे, जो x2 का मीन होगा उसको m2 का नाम देंगे, और जो x3 का मीन होगा उसको m3 का नाम देंगे। तो ये तीन मीन्स आपने m1, m2 और m3 कैलकुलेट कर लेने हैं। और दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, कैलकुलेट द ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन या ग्रैंड एवरेज जो है वो निकालना है। उसका क्या मतलब है जी, जब आप ये तीन मीन्स निकाल लेंगे तब आपने इन तीनों मीन्स को प्लस कर लेना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है जी। इन तीनों मीन्स का मीन निकाल कर जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपने 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि आपके पास तीन जो है वो ग्रुप्स हैं, m1, m2 और m3। इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करके, जब आपको पता है कि जब एवरेज निकालते हैं तो जितनी वैल्यूज़ आप जमा करते हैं उतने नंबर से उसको डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकल आता है। ठीक हो गया जी। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पर अगर x1 के अंदर 10 वैल्यूज़ थी, आपने 7 को 10 वैल्यूज़ को जमा कर दिया तो उससे 10 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास m1 निकल आया था। इसी तरीके से x2 के अंदर 10 वैल्यूज़ थी, सबको जमा कर दिया तो आपने उसको 10 से डिवाइड किया तो m2 निकल, यानी कि मीन 2, एवरेज 2 निकल आया। इसी तरीके से अब आपने तीनों एवरेजेस को जमा कर लिया। मैं मिसाल देता हूँ जी, इसकी एवरेज 10 है, इसकी एवरेज 12 है और इसकी एवरेज जो है वो है 15। तो ये निकलता है, टोटल निकलता है कितना, 10, 12, 22, 22 और 15 कितना हुआ, 27 ऑलमोस्ट। तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने तीन वैल्यूज़ को ऐड किया है, तो 3, इसका एवरेज निकलेगा 9।
ठीक हो गया जी। तो ये 9 जो आया है ये इन मीन्स का हमने मीन निकाला है, इन तीनों मीन्स को जमा करके इनका मीन निकाला है, तो ये कहलाएगा ग्रैंड मीन या ओवरऑल मीन या ग्रैंड एवरेज जिसको हम कह सकते हैं। तमाम सैम्पल्स के एवरेजेस की हमने एवरेज निकाल दी। तो ये 2 स्टेप्स में हमने ये काम। तीसरे स्टेप में हम क्या परफॉर्म करेंगे, अब आपके पास ये जो ग्रैंड एवरेज या निकला है, ग्रैंड मीन निकला है, अब आपने क्या करना है, उसका डिफरेंस लेना है बिटवीन द मीन्स ऑफ वेरियस सैम्पल्स एंड ग्रैंड मीन। मिसाल के तौर पर फर्स्ट मीन जो था हमने कहा था जी 10 निकला, पहले M1 जो था वो था हमारा, इसको मैं यूँ लिखता हूँ इसको समझाने के लिए कि M1 माइनस 9 जो ग्रैंड मीन निकला था। ठीक हो गया जी। ये आपने M1 में से 9 माइनस कर दिया, फिर उसके बाद इसको प्लस करेंगे M2, इसको माइनस करेंगे, इसी तरीके से M2 को माइनस करेंगे -9, और सेम इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्या करेंगे, M3 जो तीसरे ग्रुप का मीन था उसको माइनस करेंगे 9। तो ये तीनों का माइनस कर ले। ये जो थर्ड स्टेप में हम ये परफॉर्म करेंगे कि ग्रुप मीन्स को ग्रैंड मीन में से माइनस करते जाएंगे, ग्रुप मीन माइनस ग्रैंड मीन्स जो भी आएगा हमारा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो मैं एग्जांपल के तौर पर 9 बता रहा हूँ, तो आपका जो भी ग्रैंड मीन होगा उसमें से आपने ग्रुप मीन को बारी बारी माइनस करते जाना है। थर्ड स्टेप ये हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप है जी, आपने क्या करना है, उनका स्क्वायर भी लेना है जितना आपके पास मसलन आपने निकाला जी M1 माइनस 9 जो होगा, इसका जो भी मीन माइनस निकलेगा इसका आपने स्क्वायर भी ले लेना है, जो डिफरेंस निकलेगा उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो M2 होगा, M2 और इसको जब 9 में से माइनस करेंगे तो उसका जो भी डिफरेंस निकलेगा उसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है। और इसी तरीके से M3 होगा, तो M3 का जो भी डिफरेंस निकलेगा, M3 का ग्रैंड मीन में से जो भी माइनस करके आंसर होगा उसका भी, यानी कि तीनों डिफरेंसेस का स्क्वायर भी ले लेना है। और इसको बोला जाता है, जब तीनों डिफरेंसेस का आप स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी 1 + 2 + 3 जो भी वैल्यूज़ आएंगी, आपने इन तीनों स्क्वेयर्स की वैल्यू को जमा कर लेना आपस में। ठीक है जी, इन तीनों को इसका डिफरेंस जो होगा उसको जमा करेंगे इसके अंदर, इसके डिफरेंस के अंदर जो भी इसका डिफरेंस का स्क्वायर होगा उसके अंदर, और फिर उसका जो भी आंसर आएगा वो इसका जो भी डिफरेंस का स्क्वायर निकलेगा उसके अंदर। तो तीनों डिफरेंसेस के स्क्वेयर्स को आपने जब जमा कर लेना है। ठीक है जी, मिसाल मैं दे देता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर एक मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करते हैं जी M1 माइनस 9 का जो डिफरेंस निकला था वो था 2 -2, वो निकला है -2, क्योंकि एवरेज हो सकता है ग्रुप एवरेज कम हो, छोटी वैल्यू हो, और ग्रैंड मीन बड़ा हो, तो -2 निकला है। इसका जो एवरेज हम लेंगे, इसका जो स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक होगा। इसी के तरह आगे M2 माइनस जो था 9, इसका भी स्क्वायर हमने लेना है, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो फ़र्ज़ करने आ जाता है -3, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 9। ठीक हो गया। और इसके बाद थर्ड ग्रुप का जो स्क्वायर आता है, जो डिफरेंस आता है वो भी फ़र्ज़ कर लें 2 आ गया, मैं इसके साथ माइनस नहीं लिख रहा वैसे ही, तो इसका जो स्क्वायर लेंगे वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 4 होगा। तो अब आपने तीनों स्क्वेयर्स को जब जमा करना है तो 4 जमा 9 जमा 4, तो ये क्या हो जाएगा 17। ठीक हो गया जी। तो 17 जो है असल में ये क्या है, आपने सम किया है किन चीज़ों को, स्क्वेयर्स की वैल्यूज़ को, तो ये कहलाएगा सम ऑफ स्क्वेयर्स। इसको हम लिखते हैं SS, सम ऑफ स्क्वेयर्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है SS, चूँकि ये बिटवीन द ग्रुप्स है, हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन द ग्रुप्स, तो इसलिए कहलाएगा SS बिटवीन द ग्रुप्स, SS बिटवीन कहलाएगा, या सम ऑफ स्क्वेयर बिटवीन इसका नाम होगा, और इसको यूँ लिखा जाता है SS बिटवीन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को।
अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला होता है, कहीं पर भी किसी भी स्टेप की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना होता है, अब आपके पास ये जो एस एस बिटवीन वैल्यू आई है आपके पास, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास अभी हमने कहा जी वो हमारी 17 आती है, ठीक है। वो हमारी कितनी आई थी अभी, 17। एस एस बिटवीन हमारी आ गई 17। उसको आपने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड करना है। जो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, आपको याद होगा हमने दो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी, एक थी k-1 और दूसरी थी n-k। तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री जो है वो इस्तेमाल होगी k-1 वाली, और k हमारे पास तीन ग्रुप्स चूँकि हम इस्तेमाल करें x1 x2 एंड x3, तो k-1 कितनी आ जाएगी, 2। 3 माइनस 1 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 2। तो आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, एस एस बिटवीन को डिवाइड कर देना है इस 2 के साथ, k-1 यानी कि फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड कर देना। ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो भी आंसर आएगा इसका, ये आ जाएगा 8.5। ये मिसाल कि मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर अपनी एक्सपोज्ड वैल्यू के साथ ये परफॉर्म कर रहा हूँ। आगे हम बाकायदा एक एग्जांपल देंगे कि उसमें हम ठीक ठाक जो है एग्जांपल वैल्यूज़ के साथ इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए साथ साथ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, अपनी एक्सपोज्ड वैल्यूज़ बता रहा हूँ अपनी सोच कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 17 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8.5 वैल्यू हो जाएगी। ये जो वैल्यू होगी हम इसको नाम देंगे MS, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ठीक है जी। इसको बोला जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है MS बिटवीन के नाम से इसको लिखा जाता है, MS बिटवीन द सैम्पल्स। तो SS बिटवीन को जब आप उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है, जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, MS बिटवीन। ये ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा, आगे जाकर इसका इस्तेमाल होना है F वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, MS बिटवीन कैलकुलेट कर लिया। ये देखें जी, MS बिटवीन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, आप SS बिटवीन को डिवाइड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। ये देखें MS बिटवीन कैलकुलेट करना है अगर आपने, तो इसका फार्मूला ये है, SS बिटवीन डिवाइडेड बाय k-1 यानी कि फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये आपके पास MS बिटवीन की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप MS बिटवीन को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास फर्स्ट जो स्टेप था हमारा कैलकुलेट करने का, ये जो है कैलकुलेट वेरिएंस बिटवीन द सैंपल, ये कैलकुलेट आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेटिंग द वेरिएंस विद इन द सैंपल। अब आपके पास विद इन द सैंपल आपने कैलकुलेट करना है वेरिएशन को, वो भी सेम चंद छोटे छोटे स्टेप्स होंगे लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ ईच सैंपल। जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आपने तीनों सैंपल्स की एवरेज जो है या मीन जो है वो कैलकुलेट की हुई है, जिसको हम M1 M2 M3 के नाम से लिख चुके हैं, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ये स्टेप आपका सेम वही हो जाएगा। तो सबसे पहले तीनों ग्रुप्स का मीन मालूम कर लिया, और सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने क्या किया था कि आपने तीनों मीन्स का फिर मीन लिया था, लेकिन यहाँ पर आपने नहीं लेना वो ग्रैंड मीन या ग्रैंड एवरेज अब आपको नहीं चाहिए, बल्कि अब आपको क्या चाहिए, जो तीनों ग्रुप्स थे x1 x2 और x3, इन तीनों ग्रुप्स का जो भी एवरेज, जितनी भी एवरेज आई थी, जिनको हमने M1 M2 और M3 का नाम दिया था, M1 M2, चूँकि ये लैपटॉप माउस के साथ मैं लिख रहा हूँ तो राइटिंग इस वजह से ऐसी आ रही है, इसके ज़रा गौर ना करिएगा। तो M1 आपका जो भी आया है फर्स्ट ग्रुप का जो मीन है, अब आपने क्या करना है, इस फर्स्ट ग्रुप के मीन में से ये जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, इसकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी 1 2 3 4 5, मैं हमने कहा जितने ऑलमोस्ट 10 ऑब्जर्वेशन इसके x1 के अंदर है, आपने हर ऑब्जर्वेशंस को बारी बारी माइनस करना है। उनमें से माइनस करना है M1 को। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो भी होगी, मैं उसको फर्स्ट ही लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो भी होगी, ठीक है, वो 5 10 15 20 जो भी हो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है आपने M1 में से, M1 इस तरह से, और इसका भी स्क्वायर लेना है। ठीक हो गया जी, इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसको प्लस कर दिया। फिर सेम इसी तरह इन 10 वैल्यूज़ को सेम इसी तरीके से आपने M1 में से माइनस करते जाना है, तो आपके पास ये 10 स्क्वेयर्स ग्रुप 1 के आ जाएंगे। सॉरी,
और उसके बाद नेक्स्ट बारी आएगी x2 ग्रुप की सेकंड सैंपल की। तो नीचे नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है, x2 के ग्रुप की जो भी वैल्यू होगी xi या फर्स्ट वैल्यू जो होगी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो होगी, उसको आपने माइनस करना है माइनस m2 के अंदर से, और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, प्लस उसके बाद जो भी सेकंड वैल्यू होगी x ग्रुप की सेकंड वैल्यू, उसको आपने माइनस करना है फिर से इसी के एवरेज में से m2 में से, और इसका भी स्क्वायर लेंगे। और इसी तरीके से ऑन जो भी x की जो आखिरी वैल्यू होगी, 10वीं वैल्यू होगी, x की 10th वैल्यू होगी, उसको भी आपने क्या करना है माइनस m2, और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, तीनों 10 वैल्यूज़ का आपने बारी बारी इन तमाम 10 वैल्यू जितनी भी वैल्यूज होंगी एक ग्रुप के अंदर, उनकी बारी बारी आपने डिफरेंस लेते जाना है उसी के ग्रुप के मीन से। सिमिलरली आपने इसके साथ भी यही सलूक करना है कि x3 का जो भी होगा फर्स्ट वैल्यू होगी, उसको माइनस करना है उसके x3 के मीन यानी कि m3 में से ऐसे, और उसका भी स्क्वायर ले लेना है। सो ऑन करते करते आखिरी 10वीं वैल्यू जो होगी x3 की 10वीं वैल्यू होगी, उसको भी आपने क्या करना है माइनस कर देना है m3 में से, जो है ग्रुप 3 का मीन होगा m3, तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेने के बाद इनका जो मीन खोलते जाएं, ओपन करते हैं, और आपके पास 30 वैल्यूज़ बन जाएंगी, 10 इसकी 10 इसकी 10, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। आपके पास ग्रुप की जितनी भी वो क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल के अंदर जितनी वैल्यूज हो सकता है 5-5 वैल्यूज़ है, अगर 5-5 होंगी तो फिर सिंपल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो 5 इसकी होंगी, 5 इसकी और होंगी, और 5 जो टोटल 15 वैल्यूज हो जाएंगी। आपने तमाम वैल्यूज़ के स्क्वेयर्स का जो भी आंसर निकलेगा वो उसको जमा कर लेना है, तो ये भी सम ऑफ स्क्वेयर बन जाएगा। इसकी वैल्यू जो आएगी इसका स्क्वायर फर्ज कर लीजिए, फर्स्ट वैल्यू 5 है और ग्रुप मीन जो है वो 10 है, तो -5 आ गया, -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। इसी तरीके इसका भी तमाम 5 वैल्यूज़ का या 10 वैल्यूज़ का स्क्वायर जो है वो ओपन करने के बाद जो वैल्यूज इन सबको जमा कर लें, और उसके बाद इसकी भी जमा कर लें सारी वैल्यूज, इसकी भी जमा कर लें, और तीनों वैल्यूज़ सारी की सारी आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इन सब वैल्यूज़ को जमा करने के बाद आपके पास जो सम निकलेगा उसको आप बोलोगे सम ऑफ स्क्वायर विदिन। अब आपको समझ आ गई है विदिन और बिटवीन के दरमियान क्या फ़र्क है। विदिन का मतलब होता है अंदर, ग्रुप के अंदर, यानी कि आपने ग्रुप के अंदर वेरिएशन कैलकुलेट कर ली। बिटवीन था आपने ग्रुप्स के दरमियान x1 x2 और x3 के दरमियान जो आपस में वेरिएशन थी वो कैलकुलेट की थी, तो हम उसको बिटवीन द ग्रुप्स का कहा था। लेकिन जब आपने क्या किया कि हर ग्रुप की हर वैल्यू का डिफरेंस निकाला, वेरिएशन निकाली उसके मीन के साथ, तो ये कहलाया गया, इसको हमने क्या नाम दिया, वेरिएशन विदिन द ग्रुप। यानी कि x1 की जो अंदर जितनी भी वेरिएशन थी वो हमने कैसे कैलकुलेट की, उसके मीन के साथ डिफरेंस निकाल कर, तो ये कहलाएगा विदिन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन थी। इसी तरीके से ग्रुप 2 की भी हमने इसी तरीके से वेरिएशन निकाली उसके मीन के साथ डिफरेंस निकाल कर, तो ये कहलाएगी विदिन द ग्रुप। ओके जी। और बिटवीन का मतलब होता है इस ग्रुप के मीन का इस मीन के साथ डिफरेंस जो था, वेरिएशन था, ग्रुप्स के मीन्स का आपस में वेरिएशन की वैल्यूज़ को हमने छेड़ा भी नहीं था, सिर्फ एवरेज निकालने के लिए इनको यूज़ किया था। ठीक है जी। तो ग्रुप्स के मीन्स का आपस में जो डिफरेंस आएगा वो बिटवीन द ग्रुप्स कहलाएगा, और ग्रुप के मीन का उसकी अपनी वैल्यूज़ के साथ जो वेरिएशन आएगी उसको हम क्या नाम देंगे, विदिन द ग्रुप का नाम देंगे। ओके जी। तो इसका ये सेकंड स्टेप में हमने ये परफॉर्म कर दिया। तो ये देखिए मैंने सारे स्टेप ऑलमोस्ट समझा दिए आपको कि आपने जो डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस के बाद आपने क्या करना है, उनका स्क्वायर लेना है और उनको सबको जमा कर देना है, तो ये कहलाएगा एस एस विदन या सम ऑफ स्क्वायर विदन कहलाता है। हाँ, एक और बात कि एस एस विदन या एस एस जो एस एस विदन होता है या सम ऑफ स्क्वायर विदन होता है, उसको एस एस एरर का नाम भी देते हैं, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर एरर। ठीक है जी। इसको या यूँ लिखा जाता है एस एस ई या एस एस एरर के नाम से इसको लिख दिया जाता है, या एस एस विदन भी लिखा जाता है। ठीक है जी, एस एस विदन। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास एस एस बिटवीन निकला था तो आपने क्या किया था, उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया था, तो आपके पास एम एस बिटवीन आ गया था। अब आपके पास एस एस विदन आया है, सेकंड वेरिएशन आपने कैलकुलेट कर ली है,
तो अब आपने इसको क्या करना है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि आपने इसमें सारी वैल्यूज़ का, सारी ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल किया है, उनका डिफरेंस निकाला है, तो यहाँ पर आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस्तेमाल होगी वो होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाली, n वाली, यानी कि n-k वाली सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर फ़र्ज़ कर लें हमने अगर 30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल किया है और हमारे पास जो ग्रुप थे टोटल वो 3 थे, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 27। ठीक है जी। और फ़र्ज़ कर लें अगर हमने 15 ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल किया है, हर ग्रुप में 5-5 ऑब्जर्वेशंस थी, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 15 में से 3 पीछे 12। तो एस विद इन जितनी आई है उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड करेंगे n-k के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ms विद इन, ms एरर भी कह सकते हैं, ms विद इन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आपके पास दो तरह के ms आ जाएंगे। ये देखें जी, ये ms विद इन कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ms एरर भी कह सकते हैं, ms विद इन भी कह सकते हैं। जैसे भी मैंने आपको ऊपर बताया कि विद इन को एरर के तौर पर भी हम कर, यानी कि ये आपकी जो इसके अंदर थोड़ी बहुत एरर होती है उसकी वेरिएशन होती है। तो ss एरर ss विद इन डिवाइडेड बाय n-k, तो ये आपके पास आ गई सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इस्तेमाल हो गई दूसरे नंबर की वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स की वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब आपके पास दो ms हैं जी। पीछे आपने पिछले स्टेप में देखा था ms बिटवीन कैलकुलेट किया था और यहाँ पर आपने ms विद इन कैलकुलेट कर लिया है। तो दो ms अब जब आपके पास आ जाएंगे, तो हमने लास्ट वाला स्टेप क्या था, अगर आपको याद हो तो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में 3 जो थे स्टेप्स कैलकुलेट करने थे, और तीसरा स्टेप हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस बिटवीन द सैंपल, दूसरा स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस विद इन द सैंपल, और तीसरा स्टेप क्या था, एफ स्टैटिस्टिक्स को, एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम बिटवीन द सैंपल्स और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे और विद इन द सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो उन दोनों वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे किस मकसद के लिए, एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, एफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जी फार्मूला है एफ वैल्यू कैलकुलेट करने का, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू का फार्मूला आ गया, क्या है जी, ms बिटवीन जो होता है आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था उसको डिवाइड कर दें ms एरर के साथ, जो अभी सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है ms विद इन ms बिटवीन डिवाइडेड बाय ms विद इन, ये सिंपल फार्मूला है एफ वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो हम देखते हैं, तो ये आ गया जी। अब आपके पास जब ये एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने इसको टेबल की वैल्यू से कंपेयर करना। अब हम देखेंगे कि टेबल की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है। तो ये डिसीजन रूल है जी, अगर टेबल की वैल्यू हमने इसको कैसे निकालनी होती है, कि टेबल की वैल्यू हमने कहाँ से लेनी होती है। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो 0.05 अल्फ़ा वैल्यू के लिए हमारे पास होगा, मैं अगली स्लाइड में आपको नज़र आ जाएगा। एफ टेबल उसके साथ आपने कंपेयर करना होता है टेबल की वैल्यू के साथ। तो ये एंड पर डिसीजन रूल है जी, क्या कहता है डिसीजन रूल, हम लास्ट में पिछले जो देख चुके हैं पॉइंट्स में, स्टेप्स में, कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है एफ़ की वो बड़ी होगी टेबल की एफ वैल्यू के से, तो SH0 जो होता है नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया जी आपके सामने एक एग्जांपल हमने शेयर की है। ये एग्जांपल है जी कि 3 सैंपल्स हैं, उन 3 सैंपल्स को नॉर्मल पॉपुलेशन से कलेक्ट किया गया उनका डाटा, और उनके दरमियान में वेरिएशन को इक्वल वेरिएशन कंसिडर किया गया कि उनके दरमियान में वेरिएंस जो है वो इक्वल है, ये अज्यूम किया गया है। तो आप इस टेस्ट करें कि हाइपोथेसिस जो है सेम सैंपल मीन्स के जो सैंपल मीन्स हैं वो सारे के सारे इक्वल है, यानी कि नल हाइपोथेसिस। ये क्या है, ये रेड कलर में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज नल हाइपोथेसिस, सैंपल मीन्स आर इक्वल। ये हम पीछे भी देख चुके हैं कि सैंपल मीन्स आर इक्वल का मतलब क्या होता है, नल हाइपोथेसिस। ठीक हो गया जी। तो इनकी एग्जांपल में ये कहा जा रहा है जी, आप साबित करें कि टेस्ट करें हाइपोथेसिस को कि तमाम मीन्स इक्वल हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस दुरुस्त है। लेकिन हमें नहीं पता कि नल हाइपोथेसिस दुरुस्त है कि नहीं है, हमने परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये देखें जी, हमारे पास 3 ग्रुप्स आ गए, एक X1 ग्रुप है जी, उसका डाटा है जी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 है, दूसरी 10 है, 7, 14 और 11 है। X2 है हमारे पास ग्रुप, दूसरा ग्रुप है, इसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन हैं जी तीनों ग्रुप्स के अंदर। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, 15। ठीक है। तो ये यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n कितनी है,
n इज इक्वल टू 15 और k क्या है, यहाँ पर k क्या है, k 3 है, 3 है, x1 x2 एंड x3 ये 3 ग्रुप्स हैं। तो ये नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 5 ये हो जाएंगी, 5 ये हो जाएंगी और 5 ये हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या यानी कि n क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हमारा ये इस्तेमाल होगा, आगे चलकर देखेंगे एग्जांपल्स को सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था हमारे, हमने हाइपोथेसिस देना है जी। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है जी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ 3 सैंपल, तीनों सैंपल्स के मीन्स में कोई फर्क नहीं है। अल्फा भी हमारे पास पहले वो मौजूद है 0.05 है, और कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। एक होता है k-1, जो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपके पास देखें जी दे दी गई है, 2 है। क्यों, आपके पास 3 ग्रुप्स थे, x1 x2 और x3 3 ग्रुप्स लिए गए हैं। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फर्स्ट आएगी वो आएगी 2, और सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगी वो आएगी 12। वो कैसे आएगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया है, ये देखें लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए n हमारे पास कितनी है, टोटल 15 है, क्योंकि हर ग्रुप में x1 x2 और x3 के अंदर टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो कुल मिलाकर तीनों ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशंस कितनी बन गई, 15 बन गई। तो ग्रुप्स 3 है, तो और इस वजह से 3 ग्रुप्स होने की वजह से k-1 करेंगे तो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगी, और n-k करेंगे यानी कि 15 में से 3 माइनस करेंगे तो सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 12 आ जाएगी। दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हमने कैलकुलेट कर ली हमारी एग्जांपल्स के लिए। उसके बाद डिसीजन रूल भी हमें पता है जी, हम पहले से ही जानते हैं डिसीजन रूल क्या है। टेबल वैल्यू जो होगी f 0.05 के ऊपर, या इसको हम 5% भी कह सकते हैं, अगर आप इसका परसेंट निकालेंगे तो ये 5% ही निकलता है। ये 5% लेवल अल्फा लेवल हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल भी कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड 12 दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि टेबल के अंदर से वैल्यू को देखने के लिए, एफ टेबल के अंदर से एफ वैल्यू को देखने के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है और ये सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। इसकी जो टेबल में वैल्यू निकलती है इन दोनों को डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके वो निकलती है 3.89। वो कैसे निकलती है, अगले स्टेप में ये देखिएगा। तो डिसीजन रूल कहता है जी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो इससे बड़ी होगी, यानी कि ये टेबल की वैल्यू आपके पास अब आ चुकी है जो हमने टेबल से अभी निकाल ली है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम पिछला जो टेबल था हमारा, जो पीछे हमारी एग्जांपल थी, उस एग्जांपल में से जो हम एफ कैलकुलेट करेंगे, अगर वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस 3.89 से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और हम कहेंगे भी डिफरेंस मौजूद है, मीन्स के दरमियान में डिफरेंस मौजूद है। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं ये कैलकुलेट कैसे करनी है। ये देखें जी, ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, अगर आप देखें गौर से टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 0.05 वैल्यू नज़र आ रही है। ये अल्फ़ा आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05, ठीक है जी। इसका हर वैल्यू का अलग अलग से टेबल होता है। तो इसमें देखें ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, DF1 लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिखा हुआ है। हमारे पास फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 2 थी, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लिखा हुआ है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हमारे पास कितनी थी, वो 12 थी। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट हमारे पास 2 है और सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 12 है। इनको हमने कैसे यहाँ पर देखना है, वैल्यू कैसे देखनी है जी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिल्कुल नीचे आप जब आप वर्टिकली मूव करते हैं और 12 के सामने, 2 के नीचे और 12 के बिल्कुल सामने आपको ये आपको 3.89 नज़र आ रहा है। ये अब आपको देख लिया कि आपने टेबल के अंदर से, ये टेबल आपको आसानी से मिल जाते हैं, बुक शॉप से मिल जाते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड, गूगल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से वैल्यू को देखा जाता है टेबल के अंदर से, जिसको हम एफ टेबल का नाम देते हैं, यानी कि टेबल की एफ वैल्यू वो है 3.89। अब हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी DF1 थी वो 2 थी, और DF2 जो थी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 जो थी n-k वाली वो 12 थी। तो 2 और 12 को जब हमने आमने सामने करके देखा तो हमारे पास जो एफ वैल्यू निकली टेबल के अंदर वो हमारे पास निकल आई 3.89। अब हमने ये देखना है जी, जो हम कैलकुलेट करेंगे अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए,
तो उसके ज़रिए जो हमारी एफ़ वैल्यू निकलेगी, क्या वो इस टेबल की वैल्यू से बड़ी आती है या छोटी आती है। तो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने की वही 3 स्टेप जो अभी हमने पीछे भी स्टेप्स में देखे थे, वो हम तीनों स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। पहला हमने बिटवीन द सैम्पल्स वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद हमने विदिन द सैम्पल कैलकुलेट करना है, और फिर इन दोनों सैम्पल्स जो वेरिएशंस होंगी, इन दोनों के ज़रिए हमने एफ़ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसको हम एफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू का नाम देंगे। ये 3 स्टेप्स में सिंपल सा आपका नोवा टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। तो आएँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। देखें जी, वही टेबल मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इसकी फ़र्स्ट वैल्यूज़, ये पाँचों वैल्यूज़ का मैंने क्या किया, ये जमा किया तो वो टोटल निकल आई 50। उनका टोटल क्या निकला है, 5 वैल्यूज़ को जब आप प्लस करोगे तो टोटल आएगा 50, और इन 50 का जब एवरेज निकालेंगे वो आएगा 10 आ जाएगा। यानी कि M1 आपके पास मीन 1 जो आएगा, ग्रुप 1 का मीन निकला वो 10 निकल आया। ग्रुप 2 का जो मीन टोटल था वो 40 था, और हमारे पास क्योंकि 5 वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज़ हैं, ये 5वीं वैल्यू, तो 5 टोटल हमारे पास निकलता है 40, और जब आप 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीन निकलेगा 8। इस तरीके से ग्रुप 3 जो था उसका मीन निकलता है 12 निकलता है। तो तीनों ग्रुप्स का मीन हमने निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने यही करना था कि x1 का, x2 का और x3 का ग्रुप मीन आपने निकाला M1 M2 और M3 के नाम से। अब नेक्स्ट देखिएगा जी, ग्रैंड एवरेज या ग्रैंड मीन हमने निकाला हुआ है तीनों को, 10 8 और 12 को। ये जो M1 M2 और M3 है, इन तीनों को जब प्लस किया 10 12 और 8 को, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 3 वैल्यूज़ को जमा करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ग्रैंड एवरेज या ग्रैंड मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 10 निकला है, क्योंकि तीनों की वैल्यूज़ को जब जमा करेंगे 30 आता है। तो 30 को 30 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी ग्रैंड एवरेज जो हमारे पास आएगी 10। अब आपने ये याद रखना, इसकी ग्रैंड एवरेज जो है वो क्या है, 10 है। फर्स्ट ग्रुप की जो मीन था वो 10 था, सेकंड ग्रुप का जो मीन था वो 8 था, थर्ड ग्रुप का जो मीन था वो 12 था। 10 8 और 12, और ओवरऑल मीन या ग्रैंड मीन जो है वो भी 10 है। अब आपको यही तीनों चीज़ें आगे अगले स्टेप्स में यूज़ होंगी। ये देखें, अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है बिटवीन द सैम्पल्स। हमने वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, और बिटवीन द सैम्पल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है, जिसको हम एस बिटवीन ये कहा था पीछे हमने, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है, ये सुमेशन का सिंबल है। सुमेशन का मतलब आपने इन तमाम वैल्यूज़ का, ये है एक्स जे माइनस एक्स बार जे है, एक्स जे बार है, और माइनस करेंगे इसको एक्स बार में से और इसका स्क्वायर ले लेंगे। एक्स जे बार का मतलब क्या है, ये ग्रुप मीन जो हमने तीन ग्रुप्स के जो मीन निकाले थे, ये उनको ज़ाहिर करता है, यानी कि 10 8 और 12 जो हमने निकाला था, ये उन ग्रुप मीन्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक्स बार, ये जो एक्स बार है, ये वाला हमारे पास ओवरऑल मीन, जो ग्रैंड मीन या एवरेज, ग्रैंड एवरेज हमने निकाली थी, उसको रिप्रेजेंट करता है। और एन जे का मतलब ये टोटल ग्रुप साइज़ है, ग्रुप के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है एक ग्रुप के अंदर, सैम्पल साइज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये उसकी वैल्यू है कि एन जे का मतलब क्या है कि आपके पास टोटल एक ग्रुप के अंदर कितने सैम्पल्स, कितनी एवरेज ऑब्जर्वेशन है। हमारे एक ग्रुप के अंदर टोटल 5 ऑब्जर्वेशन थी, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिएगा हमारी एग्जाम्पल के अंदर, ये देखें जी, एस बिटवीन मालूम करने का अब मैंने डिटेल के साथ यहाँ पर लिख दिया जी। सबसे पहले है जी N1, ग्रुप 1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, ग्रुप 1, N1 का मतलब ग्रुप 1, ठीक है जी। तो M1 मीन, जो ग्रुप 1 का मीन है वो, उसको माइनस करेंगे ग्रैंड एवरेज में से और उसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरीके से N2 जो है उसको, उसका N2 का मतलब ग्रुप 2 की जो टोटल ऑब्जर्वेशन हैं, एन क्या था, एन बेसिकली हमने कहा था ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमने N1 N2 और N3 का मतलब यह है कि N1 ग्रुप 1 की टोटल ऑब्जर्वेशन, N2 ग्रुप 2 की टोटल ऑब्जर्वेशन और N3 ग्रुप 3 की टोटल ऑब्जर्वेशन। तो चूँकि तीनों की ऑब्जर्वेशन टोटल 5 5 है, तो हमने इनको 5 से मल्टीप्लाई करना है। N2 मल्टीप्लाइड बाई M2 माइनस ग्रैंड एवरेज का स्क्वायर प्लस N3 इंटू M3 माइनस ग्रैंड एवरेज का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब ये देखें जी, इसको सॉल्व करना है, ये निकल आया एस बिटवीन। हमारे पास ग्रुप 1 में की जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 5 हैं, तीनों ग्रुप्स की सेम ऑब्जर्वेशन है। X1 में भी 5 ऑब्जर्वेशन हैं, X2 में भी 5 ऑब्जर्वेशन हैं और X3 में भी 5 ऑब्जर्वेशन हैं। तो आप देखें ये वो 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका ग्रुप मीन 10 था और ग्रैंड एवरेज मीन भी आपको पता है 10 निकला था। तो 10 में से 10 निकालेंगे तो माइनस
या पीछे 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 0 ही बनेगा। उसके बाद ये 8 सेकंड ग्रुप का मीन था, और इसको ग्रैंड मीन में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास, ये देखें जी आगे ये आ गया। और इसी तरीके से 5 है थर्ड ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, 12 उसका ग्रुप मीन था, और 10 उसका जो है वो ग्रैंड मीन है। 12 में से 10 माइनस करेंगे पीछे 2 आएगा, 2 का एवरेज स्क्वायर 4 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 है तो इसका भी 20 आएगा, 20 और इसका तो 0 आएगा। तो इसका 20 है, इसका भी 20 है, दोनों 20 को, और इसका 0 है। इन दोनों को जब 20 और 20 को जमा करेंगे तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 40 आपके पास SS बिटवीन आ गया। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन क्या थी, K-1, जो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यूज़ करनी है K-1, और वो है 2 हमारे पास। तो आपको पता है SS बिटवीन को जब आप उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, MS बिटवीन आ जाता है। MS बिटवीन जो है ये निकला आपके पास 20 आ गया जी। MS बिटवीन हमारे पास कितना आ गया, 20। इस फार्मूले के मुताबिक MS बिटवीन इज इक्वल टू SS बिटवीन डिवाइडेड बाय K-1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमने यूज़ की। तो SS बिटवीन हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो 40 था, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 है, और हमने इसको सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास MS बिटवीन 20 आ गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप था विद इन द सैंपल कैलकुलेट करनी है वेरिएंस हमने, और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है जी। इसको हम SS विद इन या SS एरर का नाम भी देते हैं। और यहाँ पर आपको पता है जी सुमेशन XI माइनस X बार J बार और इसका स्क्वायर है। यहाँ पर XI जो है वो ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ जी XI डिनोट कर रहा है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को। हर ग्रुप के अंदर ऑब्जर्वेशन जो होगी उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू जो थी वो 8 थी तो यहाँ पर 8 माइनस, और उसका जो XG है वो ग्रुप मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपको पता है ग्रुप मीन M1 ग्रुप X1 का ग्रुप मीन था, और M2 X2 का ग्रुप मीन था 8, और X3 जो उसका ग्रुप मीन M3 कहलाया था, और हमने उसकी वैल्यू 12 निकाली थी। तो ये देखें जी हमारी एग्जांपल जो हमने दी थी उसके अंदर SS एरर, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास। फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 8। अगर आप टेबल ओपन करके देखेंगे तो पहली वैल्यू 8 थी, उसकी दूसरी वैल्यू 10 थी, तीसरी वैल्यू 7 थी, चौथी 14, और पांचवी वैल्यू हमारे पास 11 थी। हमने इन तमाम वैल्यूज़ को बारी बारी इनके ग्रुप मीन जो था वो 10 था हमारे पास ग्रुप मीन, उसमें से माइनस करते जाएंगे और उसका स्क्वायर भी साथ साथ लेते जाएंगे। तो आपके पास ये फर्स्ट ग्रुप का जो है वो निकला। उसके बाद ये देखें ये नीचे सेकंड ग्रुप का आ गया, उसकी फर्स्ट वैल्यू को उसके ग्रुप मीन में से, सेकंड वैल्यू को ग्रुप मीन में से, थर्ड वैल्यू को ग्रुप मीन में से, और फोर्थ वैल्यू को ग्रुप मीन, और फिफ्थ वैल्यू को ग्रुप मीन। सब वैल्यूज़ के ग्रुप मीन में से माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर भी लिया गया है, और स्क्वायर लेने के बाद जो भी वैल्यू होगी देखें इनके आने पर ये प्लस साइन भी लिखा हुआ है, यानी कि तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है आपने, हर वैल्यू को प्लस करते जाना है। और उसके बाद ये थर्ड ग्रुप देखें जी, थर्ड ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है 12, और उसका ग्रुप मीन भी 12 है। इसी तरीके से 9 और 12, थर्ड वैल्यू 13 थी और उसके ग्रुप मीन 12 में से माइनस किया गया, और फोर्थ वैल्यू उसकी 12 थी, उसके ग्रुप मीन 12 में से माइनस किया गया। इसी तरीके से ये सारी माइनस करते करते इनका स्क्वायर लेते लेते हमारे पास जो ओवरऑल SS विदन आ जाता है या SS एरर आ जाता है, ये देखें जी फर्स्ट वैल्यू ये जो हमने ये वाली निकाली थी फर्स्ट ग्रुप की 8 माइनस 10, ये हमारे पास -2 आती है, और इसका स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद ये 10 में से -10 करेंगे तो ये इसका स्क्वायर लेंगे, 0 देखें बचा तो मैंने 0 का स्क्वायर लिया। और उसके बाद 7 में से 10 माइनस करेंगे तो -3 आता है, उसका स्क्वायर लिया। और उसके बाद 14 में से 10 माइनस करेंगे तो पीछे 4 बचता है, उसका स्क्वायर लिया। इसके बाद 11 में से 10 माइनस करेंगे तो पीछे 1 बचता है, उसका स्क्वायर लिया गया। इसी तरीके से सोन सब का स्क्वायर लेते 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 ये एंड वाली वैल्यू है उसका मैंने स्क्वायर लिया है, दरमियान वाली वैल्यू उसका यहाँ पर मैंने डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो 14 में से 12 करेंगे तो पीछे 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो सब का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास, और स्क्वायर ओपन करने के बाद उसका जो प्लस करेंगे तो वो 60 आता है, यानी कि SS विदन या SS एरर की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आ गई, वो 60 आ गई। ठीक हो गया जी। अब आपके पास SS विदन भी आ गई है, उसका 60 वैल्यू आ गई है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी विदन वाली मौजूद थी N-K वाली जो 12 बनती है। जब आप 60 को 12 में पर डिवाइड करेंगे, ये देखें जी, तो आपके पास MS विदन या MS एरर की वैल्यू आ जाएगी, जो आपने SS एरर अभी अभी निकाला है 60, और N-K की वैल्यू आपके पास 12 मौजूद है। तो आप ये करेंगे
तो आपके पास ये देखें जी 60 को 12 से डिवाइड किया तो आपके पास MS विदन जो है उसकी वैल्यू 5 आ गई। अब आपके पास दो MS मौजूद है, एक MS बिटवीन था जो पीछे हमने निकाला और एक MS विदन आ गया जो भी हमने 5 निकाला है। अब हम इस दोनों MS की वैल्यूज़ की मदद से F वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और F वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, MS बिटवीन को डिवाइड करना होता है MS विदन या MS एरर के साथ। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। MS बिटवीन की वैल्यू 20 निकली थी और MS विदन की वैल्यू अभी हमने 5 निकाली है। जब 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो F कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ जाती है 4। ये ले जी आपके पास अनोवा का जो F कैलकुलेटेड वैल्यू निकली है वो 4 निकल आई है। आपके पास टेबल की वैल्यू ऑलरेडी आपने देखी हुई है टेबल में से और वो निकली थी हमारे पास 3.89। अब आप खुद फैसला करें जी ये कैलकुलेटेड वैल्यू 4 ये बड़ी है या टेबल की वैल्यू 3.89 ये बड़ी है। और डिसीजन रूल कहता है जी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी इस टेबल की वैल्यू से, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी इस टेबल की वैल्यू से तो फिर क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखें जी लिखा हुआ डिसीजन रूल मैंने लिख दिया जी, इफ़ द कैलकुलेटेड F कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन F टेबल वैल्यू देन इट मीन्स H नॉट या नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। It means that there is a significant difference in sample mean। जो तीनों सैम्पल्स का मीन है X1, X2 और X3 का जो मीन है उनके दरमियान में एक वाज़े डिफरेंस मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इसके ऊपर आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आती है तो आप इसमें नीचे कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।